हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं व्यंजन संधि। जो व्यंजन संधि की आपको पता है कि संधि के 3 भेद होते हैं। तो जो पहले स्वर संधि थी और स्वर संधि के भी जो 5 भेद हैं, उनकी मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। और दूसरी जो संधि होती है हमारी व्यंजन संधि होती है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और जो तीसरी संधि होती है हमारी, वो होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो ये हमारी तीसरी संधि होती है। आज हम दूसरी संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि जिस बच्चे ने भी इस वीडियो नहीं देखी है और जो हमारे साथ तैयारी कर रहा है, वो स्वर संधि की वीडियो जरूर देख लें। इसके पांचों भेद बिल्कुल ट्रिक से एकदम देखते ही आपके दिमाग में घर करेंगे। आप तुरंत अपना आंसर टिक कर पाएंगे और तुरंत आप पहचान कर पाएंगे कि किस प्रकार की संधि है, स्वर संधि के कौन से भेद में से कौन सी संधि है। इतनी आसान तरीके से आपको करवाई है, तो जिसने वीडियो नहीं देखी है वो देख ले। और जो बच्चा हमारे साथ हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नेट हो, एस्टेट हो या यूपी टेट हो, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। निःशुल्क यहाँ पर हिंदी साहित्य संपूर्ण करवाया जाएगा, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे वो किसी भी परीक्षा के लिए हो। उसके बाद हमारा व्याकरण की हमने अपनी मुहिम शुरू कर रखी है। तो व्याकरण का जो है वर्णमाला मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। वर्णमाला जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो देख ले। उसके बाद हमारे यहाँ पर रस भी हो चुके हैं, अलंकार हो चुके हैं और कई सारे टॉपिक हैं। आप हिंदी व्याकरण की एक संपूर्ण आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। लगभग टॉपिक हमारे हो चुके हैं जो सबको कठिन लगते हैं, जैसे काव्य गुण है, दोष है, रस है, अलंकार है, समास है। ये सब वीडियो में पहले ही डाल चुकी हूँ। तो आपने नहीं देखी, आप देख लें, हमारे साथ जुड़े। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर मुझे और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यंजन संधि। पहले शब्द परिभाषा देखेंगे पहले हम, क्योंकि परिभाषा बताना इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी जो HSC स्क्रीनिंग हुआ था, HPSC स्क्रीनिंग हुआ था, HSC स्क्रीनिंग में तो सभी की परिभाषा ही दी हुई थी। आपका स्टेट में ही थोड़ा सा जोर लगता है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है। बाकी आगे जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होते हैं वो बिल्कुल आसान होते हैं। तो एक ही बार आप अपने नोट्स बनाते चले, परिभाषा के साथ लिखें, उदाहरण के साथ लिखें, साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाते रहें। शुरू करते हैं व्यंजन संधि को। तो परिभाषा है इसकी, व्यंजन संधि होती क्या है ये देख लेते हैं। पहले शब्द खंड के अंतिम स्वर या व्यंजन के दूसरे शब्द खंड के पहले व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कह रहा है? पहले शब्द खंड के अंतिम स्वर या व्यंजन के साथ दूसरे शब्द खंड के पहले व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन आता है। कहना क्या चाह रहा है ये कि व्यंजन संधि है, तो अगर हम कोई भी हमारे पास शब्द का अगर हम खंड करते हैं तो शब्द के खंड करने पर हमारे पास दो शब्द बन जाते हैं, एक इधर और एक इधर। तो कह रहा है कि जो पहला शब्द खंड है ये पहला शब्द खंड होगा और ये दूसरा शब्द खंड होगा। और यहाँ पर हमारी जो है संधि का कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा, तो वही हमारी संधि कहलाएगी। तो व्यंजन संधि क्या होती है? चाहे तो एक तरफ पहले शब्द खंड के अंत में व्यंजन हो, फिर चाहे इधर स्वर हो, चाहे इधर स्वर हो, चाहे इधर व्यंजन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन का किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण खंड का मेल जब किसी स्वर के साथ होता है तो उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। और जब किसी भी शब्द खंड का अंतिम वर्ण स्वर हो और उसका जब व्यंजन के साथ मेल होता है तो वो भी व्यंजन संधि कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द के दो खंड होते हैं हमारे पास, तो कोई दोनों खंड में से एक तरफ जरूर व्यंजन होना चाहिए, तभी आपकी वो व्यंजन संधि होती है। या व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है। व्यंजन इधर भी व्यंजन हो सकता है और इधर भी व्यंजन हो सकता है, तो वही आपकी व्यंजन संधि कहलाएगी। व्यंजन संधि के नियम हम देख लेते हैं क्या होते हैं।
तो व्यंजन संधि के नियम हैं हमारे पास। ट्रिक देखेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ चलेंगे, बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। ट्रिक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं क्या कह रहा है। नियम नंबर 1, वर्ग के प्रथम अक्षर। अब आपको वर्ग पता होना चाहिए। वर्ग होते हैं हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये हमारे वर्ग कहलाते हैं और हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो ये कह रहा है कि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद स्वर आए। क्या आए? स्वर आए। तो प्रथम का अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। देखो इसको यहाँ से देखते हैं हम। कह रहा कि ये हमारे वर्ग हैं, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हलंत है। हलंत है तभी आपका व्यंजन है, ये ध्यान रखना है। हलंत है तभी आपका व्यंजन है। अगर हलंत नहीं होता है तो आपका वो वर्ण है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो कह रहा है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इधर तो किसी भी शब्द खंड के अंत में इन वर्ग में से कोई भी वर्ण हो और इधर भी या तो कोई स्वर हो या कोई तीसरा वर्ण हो या कोई चौथा वर्ण हो या फिर आपका य र ल व हो, तो वो किस में बदल जाते हैं? इसी वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। तो क का तृतीय वर्ण ग होता है और च का तृतीय वर्ण ज होता है और ट का तृतीय वर्ण ड होता है और त का द होता है त थ द और प का तृतीय वर्ण ब होता है। एक एग्जाम्पल से हम इसे देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला ही अक्षर आपका जगत दे रखा है। जगत प्लस हमारे पास है ईश। आप देखेंगे कि इधर क्या है? स्वर है। जैसे कि इसने अभी आपको बताया था कि पहले वर्ग के बाद चाहे तो आपका देखो कोई स्वर भी हो सकता है। तो ये हमारा स्वर है और इधर क्या है? तय वर्ग का पहला अक्षर है। तो तय वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और आपका एज इट इज रहेगा। तो जय का जय, ग का ग और ये तय है, ये अपने ही तीसरे में बदल जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हलंत। ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका ईश्वर और फिर है आपका ये श। अब आपका जो ये ई श है, ये ई स्वर है, ये इस हलंत वाले द को पूरा कर देगा, क्योंकि हमारे जो वर्ण होते हैं ये स्वरों की सहायता से ही पूरे होते हैं, तभी वर्ण कहलाते हैं। तो जय और ग आपका ऐसे के ऐसे आएगा और ये ई इसे पूरा कर देगा। बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी और ये श आपका ऐसे की ऐसे आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका जगदीश। इसी प्रकार से आपके च वर्ग के क वर्ग के भी आपको दिया हुआ है, इसमें क है तो क का तीसरा वर्ण ग होता है, तो ये बन गया ग और इधर बड़ी ई की मात्रा है तो ये बड़ी ई हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको करके बताया था, तो ये आप खुद करके देखें। तो ये बहुत ही आसान था। आपका व्यंजन संधि का नियम 1 था, यानी कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। कब बदलता है? जब किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई आपका चाहे कोई स्वर हो, ये ध्यान रखना है, यानी कि कोई स्वर होना चाहिए या कोई तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या फिर ये रहे लय व हो, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। इस तरह से आप 1-2 करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नियम नंबर 2 पर आते हैं हम। अब व्यंजन संधि के अंदर हमारा दूसरा नियम आता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। अभी जो हमने पढ़ा था वो वर्ग का जो प्रथम वर्ण था, वर्ग के जो ये इससे पहले वाला जो पॉइंट था, इसमें आपने देखा था कि ये वर्ग था, कोई भी वर्ग हो, चाहे कैथ है, ट है, जैसे यहाँ पर कै था, ये ट है, तो ये अपने ही वर्ग के किस में बदल रहे थे? तीसरे में बदल रहे थे। लेकिन यहाँ पर वर्ग के पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। नियम नंबर 2 है कि वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये पंचम वर्ण में परिवर्तित कब होगा? जब यदि वर्ग के पहले वर्ण से परे, यानी कि इधर तो वर्ग का कोई भी, यदि वर्ग के पहले वर्ण से परे, इधर वर्ग का पहला वर्ण है और इधर
इधर चाहे कोई अनुनासिक हो, अनुनासिक यानी कि आपके जो पंचम वर्ण हैं, जैसे कि न है, मैं है, हो, तो पहला वर्ण उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ग हो जाएगा। जैसे कि पहला वर्ग, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, वो जो यदि वर्ग के पहले वर्ण से परे, यदि देखो जैसे कि हमने एक संधि ली, जैसे कि जगत प्लस नाथ है, देखते हैं इधर, तो ये क्या है आपका न है, अनुनासिक है। यदि वर्ग के पहले वर्ण से परे, ये वर्ग का आपका पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण है, जैसे टवर्ग है, टवर्ग है, कवर्ग है, ठीक है, ये पहला वर्ण आ गया। पहले वर्ण से परे यानी कि इधर, इधर आपका कोई भी अनुनासिक हो, अर्थात अनुनासिक का मतलब न या आपका मैं हो, तो क्या होता है, ये पहला जो वर्ण है यानी कि ये जो वर्ण है, ये अपने ही वर्ग के अनुनासिक वर्ण में बदल जाएगा। अनुनासिक का मतलब अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जो हमारे हर वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं आपके। तो तय है, जैसे तवर्ग है, तय, थ, द, ध और न, ये हमारा अनुनासिक है, ये पंचम वर्ण है। तो ये जो पहला वर्ग है ये इसी के पंचम में बदल जाएगा। देखते बदलता कैसे है, जैसे कि जगत प्लस नाथ, ये हो गया आपका, सॉरी, जगत प्लस नाथ, तो ज, ग और तय का क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग के पंचम में, तो इसके वर्ग का पंचम क्या होता है, त, थ, द, ध, न होता है, प्लस ये फिर नाथ इधर है ही, ठीक है। तो अब क्या होगा, लिखेंगे इसको ज, ग, और ये न है, हलंत वाला है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, आधा लिखेंगे, और फिर ये आपका नाथ, तो ये हो गया आपका जगन्नाथ। तो ये कह रहा था कि अपने ही पहले वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित होता है। कब होता है, जब उसके बाद कोई अनुनासिक हो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं तय संबंधी नियम। अगला संधि जो है, ज़्यादातर आपकी पेपर में स्वर संधि पूछी जाती है, स्वर संधि की पहचान पूछी जाती है, लेकिन व्यंजन संधि का भी अपने ही कुछ अलग से नियम है। तो तय संबंधी नियम क्या है, तय कह रहा है कि भाई सबके नियम है, तो तय कह रहा है हमारे भी अपने कोई नियम होंगे, और तय के अपना एक नियम न होकर तय के कई सारे नियम है, यानी कि कई रूपों में जो न है, तय है, वो आपका बदलता है। अब तय बारी बारी से देखते हैं कि किस किस में बदलता है, ठीक है। तय के नियम देख लेते हैं। तय का पहला ही नियम है तय के बाद यदि लय हो तो तय लय में बदल जाता है। कह रहा है कि तय के बाद, यानी कि इधर हमारा तय है, इधर हमारा तय है, और इसके बाद यदि लय है हो तो जो तय है हमारा वो लय में ही बदल जाता है। तय किस में बदल जाता है, लय में ही बदल जाता है। आप इस तरीके से देखेंगे, जैसे कि हमारे पास एक संधि है उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, तो आप देखेंगे उत प्लस लेख। अब तय है, तय के बाद क्या आ रहा, आप देखेंगे कि लय आ रहा है, तो तय भी हमारा किस में बदल जाएगा, लय में ही बदल जाएगा, बदल गया। उसके बाद क्या है हमारा ले और ख। अब इसको इकट्ठा करेंगे, उ, ये आधा लय है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे ये पूरा का पूरा आपका ऐसे लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका उल्लेख। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये तो आपने तोड़ के दे दिया। अब हमारे अगर आपके पेपर में उल्लेख शब्द आ जाता है और उसका संधि विच्छेद आपसे करवाया जाता है, तो आप ये देखेंगे कि डबल आधा लय और पूरा लय आ रहा है, तो इसका मतलब ये लय जो है तय से परिवर्तित हुआ है, तो आप इस लय को तोड़ देंगे सीधा लय में उत, तय में उत प्लस लेख। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद और संधि विच्छेद से संधि भी करना आना चाहिए। तो ये था तय का पहला नियम। अब तय का दूसरा नियम आता है तय या दय के बाद, यानी कि तय या फिर दय के बाद, दय के बाद क्या आ जाता है, तय या दय के बाद या तो आपका जय या आपका झय हो, तो तय दय में, तो तय दय और जय में बदल जाता है। तो जो हमारा तय होता है वो या तो दय में ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको सीधा बता देती हूँ कि तय के बाद, तय के बाद, तय के बाद, तय के बाद यदि आपका जय या झय आता है,
जय या झय आता है तो तय जो है आपका वो किस में बदल जाएगा, आपका जय में बदल जाएगा। यानी कि तय के बाद अगर ये दोनों वर्ण आते हैं तो तय जो है आपका जय में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास। ये है हमारे पास सत प्लस जन, सत प्लस जन, ये आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसका आपको संधि करना है। तो आप देखेंगे कि इधर तय है और तय के बाद क्या आ गया, जय आ गया। चाहे तय के बाद जय के स्थान पर आपका झय भी हो सकता था, तो क्या हो जाएगा, तय का आपका क्या बदल जाएगा, तय आपका किस में बदल जाएगा, जय में बदल जाएगा। और ये स आपका ऐसे कैसे रहेगा, और फिर इधर क्या है आपका जय और नय। अब जब इसे लिखेंगे तो ये जय हमारा हलंत वाला है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे और ये आपका सज्जन बन जाएगा। जब आपके पास ये वर्ण पेपर में दिया गया हो और आपसे ये पूछे तो आप देखेंगे कि दो जय बन रहे हैं, तो ये जय जो है ये तय में बदल जाएगा और आपका संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस जन। अगर मैं ये कहती हूँ कि इसमें रूल्स बहुत सारे होते हैं, अगर किसी बच्चे को रूल याद नहीं होते हैं तो आप ना सारे इसके शब्द लिख लो और एक बार इन सब को पढ़ लो। पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। इनका संधि विच्छेद कर करके देखें, अपने मन ही मन में इन्हें तोड़ तोड़ कर देखें अगर इतने रूल याद नहीं होते हैं। तो इस तय का क्या था, तय का लय में परिवर्तन होना और तय का जय में बदल जाना, ये यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है गलत। तय का दय के बाद तय या दय के बाद जय और झय आते हैं तो तय का जय में परिवर्तन हो जाता है। अगला देखते हैं, अगर तय के बाद यदि तय या डय हो तो तय डय, और आप यहाँ पर लय भी लिख सकते हैं, लय भी लिख सकते हैं। तय के बाद यदि ट ड हो तो तय क्रमशः किस में बदल जाता है, तय और डय में ही बदल जाता है। यानी कि इधर आपका ट ड और लय हो, शुरू से बताती हूँ मैं आपको। तो तय का जो अगला नियम है कि तय के बाद यदि आपका टय आता है, डय आता है या फिर आपका लय आता है, तो ये तीनों जो तय जो है, तय एक बार टय में बदल जाएगा, एक बार तय जो है आपका डय, अगर डय है बाद में तो डय में बदल जाएगा, और तय के बाद यदि लय है तो तय जो है आपका लय में बदल जाएगा। यानी कि तय के बाद अगर ये तीनों अक्षर हैं तो तय जो है इन्हीं तीनों में बदल जाएगा। अगर तय के बाद टय आता है तो टय में बदल जाएगा, तय के बाद यदि डय आता है तो डय में बदल जाएगा, और तय के बाद यदि लय आता है तो लय में बदल जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तत् प्लस टीका है, तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका है, आप देख रहे हैं तय के बाद क्या आ रहा है, टय आ रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा, तय जो है आपका टय में बदल जाएगा। ये तय आपका ऐसे के ऐसे रहेगा और ये आपका टीका, तो क्या हो जाएगा, ये आधा टय है आपका। आपको इसको ऐसे भी लिख सकते, तट टीका भी लिख सकते हैं, और इस टय को इसके नीचे लगाकर ऐसे भी तट टीका भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तट टीका भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे, व्रत प्लस टीका, व्रत टीका, उत प्लस डैन, आप देख रहे हैं डय आ गया तो ये उड्डयन हो गया, तय का क्या हो गया, उड्डयन हो गया। अब तय के ये 3 नियम थे, ये तो हमने देख लिए हैं। अब तय का अगला चौथा नियम है, तय के बाद यदि शय हो, यानी कि तय के बाद इधर आपका तय है और तय के बाद यदि शय हो यानी कि शय हो, तो तय का चय और शय का यानी शय है वो आपका छय में बदल जाएगा, और जो आपका ये तय है वो आपका चय में बदल जाएगा। आप ऐसे देखेंगे, तय के बाद यदि आपका शय आता है, तय के बाद यदि आपका शय आता है, तय के बाद यानी कि इधर आपका तय है और इधर आपका शय आता है, तो क्या करेंगे आप, तय का आपका चय में बदल जाएगा और जो शय है वो आपका छय में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि उत प्लस श्वास है, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। अब आप देख रहे हैं कि तय के बाद क्या आ रहा है, हमारा शय आया हुआ है, तो तय तो किस में बदल जाएगा, वो आपका ऐसे के ऐसे रहेगा, तय आपका बदल जाएगा चय में। ठीक है, आधे चय में बदलेगा और आधे चय में बदलेगा, और आपका जो शय है वो आपका छय में बदल जाएगा और ये भी आपका आधा ही रहेगा, और उसके बाद आपका
वास। अब हम इसे ऐसे इकट्ठा करके लिखेंगे। उ आधा च है हमारे पास, आधा च है आधा च है, तो तय का देखते हैं। तय के बाद यदि शय हो तो तय का च हो जाता है और शय का क्या हो जाता है, छ हो जाता है। जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पर, ये हम उच्छ्वास लिख रहे थे, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, तो क्या हो जाएगा आपका उ, और तय की जगह तय किस में बदल जाएगा, आपका च में बदल जाएगा। तय जो है आपका च में बदल जाएगा और जो श है आपका वो छ में बदल जाएगा। और फिर उसके बाद क्या है आपका वास। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे, इसको इकट्ठा करके ये आधा च है, इसे ऐसे लिख देंगे और ये आपका छ है और ये आपका वास, तो क्या हो जाएगा आपका उच्छ्वास। ठीक है, नेक्स्ट एक और करके देख लेते हैं। जैसे सत, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, ये देखेंगे जो श है आपका वो छ में बदल जाएगा। ठीक है, और आ की मात्रा है तो ये आपकी आ की मात्रा हो जाएगी और बाकी आपका ऐसे की ऐसे रहेगा। और इधर जो तय है वो आपका तय किस में, तय का च हो जाएगा, ये तय आपका च में बदल जाएगा और ये स आपका ऐसे के ऐसे रहेगा। अब इसे देखते हैं, स और ये आधा च है, फिर ये आपका छा आ जाएगा और उच्छास्त्र, इस तरीके से ये आपके पूरे शब्द बन जाएंगे। तो अगर ऐसे आता है तो आपको ऐसे बनाना है, संधि विच्छेद करना है, और संधि विच्छेद आता है तो आपको संधि करना है। तो ये थे हमारे पास तय के कुछ नियम, और तय के नियम खत्म होने के बाद हमारे पास अगले नियम आते हैं। अगला नियम आता है, तय के दो नियम और भी हैं। तय अपने बहुत सारे नियम ले रखे हैं तय ने, और यहीं से हमारे प्रश्न भी बनने की संभावना रहती है। तय के बाद यदि च और छ हो तो तय का च हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तय के बाद यदि आपका च आए चाहे आपका छ आए तो तय का क्या हो जाएगा, आपका च हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, क्या देखेंगे, तय का च हो जाएगा उ और तय की जगह पर हम आधा च और प्लस आपका चारण, यानी कि च हो चाहे आपका छ हो। अब इसे लिखेंगे, उ ये आपका आधा च है, आप ऐसे लिख सकते हैं, और ये उच्चारण आपका ऐसे के ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका च संबंधी नियम था। तय के बाद च और छ हो तो तय का क्या हो जाता है, च हो जाता है। एक तय का अंतिम नियम बचा है, तय के बाद यदि है हो तो तय का द और है का ध हो जाता है। जैसे अगर तय के बाद, ये देखते हैं, तय के बाद यदि है होता है और है हो तो तय तो किस में बदल जाएगा आपका, यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको। तय के बाद यदि है हो, यहाँ पर है होता है तो आपका ये तय तो किस में बदल जाएगा, तय का द हो जाएगा और आपका है का क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। है का आपका क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। देखते हैं एक एग्जाम, ये कर कर आपका तत् प्लस, ये देख लेते, उत प्लस हार, ये सभी इस अक्षर से उत प्लस हार। आप क्या देखेंगे, आपका तय का तो क्या हो जाएगा, आपका द हो जाएगा, और है का क्या हो जाएगा आपका ध, और ये आ की मात्रा आपकी एज इट इज रह जाएगी, और र और ये ऊ जो है ये आपका ऐसे के ऐसे आ जाएगा। अब जब इसे हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धार, और फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इसमें लिख रखा है, उद्धार। ठीक है, ऐसे ही उत प्लस हत उद्दत, पत प्लस हित पद्धति, पद पत प्लस हति पद्धति, और तत् प्लस हित तद्दित। तो ये थे हमारे तय संबंधी नियम। आगे आपके छह संबंधी जो नियम आते हैं ये भी हम देख लेते हैं। छह संबंधी नियम आपका क्या कह रहे हैं, छह संबंधी नियम क्या कहते हैं, जब किसी शब्द के अंत में स्वर हो, किसी शब्द के अंत में स्वर हो और आगे के शब्द का पहला वर्ण छ हो, यानी कि इधर तो आपका कोई भी स्वर हो या इधर इधर आगे के शब्द का पहला वर्ण चाहे आपका छ हो, तो छ का क्या हो जाएगा, आपका
6 का क्या हो जाएगा, 6 का च और 6 हो जाएगा। मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाती हूँ। तो किसमें 6 का छ, ये जो 6 है आपका आधा च और 6 में बदल जाएगा। लेकिन इधर क्या होना चाहिए, आपका कोई स्वर होना चाहिए और स्वर के बाद क्या होना चाहिए, आपका 6 होना चाहिए। तो जो 6 है आपका च और 6 में बदल जाएगा। देखते हैं कैसे। अनु प्लस छेद, आपके पास ये है, संधि विच्छेद है। आपने देखा कि ये ए है और न के अंदर ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो ये आपका स्वर हो गया इधर। ठीक है, अनु प्लस, तो जो 6 है आपका किस में बदल जाएगा, च और 6 में, और जो आपकी मात्रा है ये आपकी आपकी ऐसे की ऐसे रहेगी। तो आपका क्या बन जाएगा, इसको इकट्ठा लिखेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। आई होप आप समझ रही होंगे। थोड़ी सी स्क्रीन छोटी है इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे ही स्व प्लस छंद है, तो 6 जो है आपका च और 6 में जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका स्वच्छंद। और नी प्लस छेद है, वी प्लस छेद है तो विच्छेद हो जाएगा। और परि प्लस छेद है तो परिच्छेद हो जाएगा। छत्र प्लस छाया है तो छत्र छाया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ मैं संबंधी नियम आ जाते हैं। तो ये मैं संबंधी नियम हम और देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपका जो हमारे स्कूल लेवल पे जो पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी प्रश्न जरूर पूछा जाता है। मैं संबंधी नियम, जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण मैं के आगे, यानी कि मैं के आगे आगे मैं के आगे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यहाँ पर आने वाला प्रथम वर्ण या तो आपका ये, रे, ल, व, या आपका क्या हो, श, श और है, या अन्य कोई भी स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, आपको कैसे लेकर जो मैं तक हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हो तो मैं के स्थान पर पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है। क्या कह रहा है कि मैं के बाद चाहे यरलेव हो, चाहे आपके अंतस्थ हो, चाहे आपके उष्म हो, चाहे आपके स्पर्श व्यंजन हो, तो मैं का अपने ही वो क्या हो जाएगा, अनुस्वार में पंचम वर्ण अथवा अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाएगा या फिर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं आपका सम प्लस हार, सम प्लस हार, तो क्या हो जाएगा आपका, मैं के आगे क्या आया, आपने देखा कि है आया हुआ है और इधर मैं है, तो ये किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो मैं यहाँ से हट जाएगा और अनुस्वार यहाँ लग जाए तो बन जाएगा आपका संघार। ठीक है, ऐसे ही आपका सम प्लस चे संचय, सम प्लस लाप संलाप, सम प्लस स्मरण संस्मरण, सम प्लस मति सम्मति, सम प्लस सार संसार, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस चय संशय। और अगर इस तरीके से आप थोड़ा सा भी 2-4 बार इन्हें बोलकर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस भव संभव, सम प्लस लगन, यानी कि ये जो अंग वाली मात्रा, अनुस्वार वाली मात्रा आ रही है। ठीक है, सम प्लस मति, यहाँ पर आपने ही पंचम वर्ण में प फ ब भ मैं, ठीक है, तो मैं अपना पंचम वर्ण इसका मैं ही होता है, तो यह अनुस्वार में नहीं बदला है, ये अपने वास्तविक रूप में आया है। ठीक है, आगे देखते हैं न का अण संबंधी नियम। ये भी आपका महत्वपूर्ण है और कई बार पेपर में पूछा जाता है। यदि आपका क्या कहता है, न का न जो है आपका अण में कब परिवर्तित हो जाता है, कब परिवर्तित होगा आपका न अण में परिवर्तित कब होगा, यदि री र श के बाद न व्यंजन आता है, यानी कि इधर या तो आपका री हो या सॉरी, या तो आपका इधर री या फिर रे या फिर श, या अगर ये तीनों वर्ण होते हैं आपके और के बाद इधर आपका कोई भी न व्यंजन आता है, तो न का क्या हो जाता है, अण हो जाता है। न का क्या हो जाता है, अण हो जाता है। लेकिन होगा इन्हीं तीनों के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। न का अण कब होगा, इन्हीं तीन, अगर इधर ये तीनों वर्ण आते हैं यानी कि ये मूर्धन्य वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसे हो जाएगा। जैसे कि परी प्लस नाम, परी प्लस नाम, आपने देखा इधर क्या आया, रे आ गया
और इधर न है, तो ये जो न है आपका अण में बदल जाएगा और आ की मात्रा और फिर ये मैं और इधर क्या है परी, तो हो जाएगा आपका परिणाम। ठीक है, वैसे ही आपका राम प्लस अयन, राम प्लस अयन, राम प्लस आयन, तो आपका क्या हो जाएगा रामायण। क्या हो जाएगा रामायण। देखो ये न जो है आपका किसमें, क्योंकि यहाँ आपका रे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा रामायण। ठीक है, नेक्स्ट है प्र प्लस मान, तो प्रमाण हो जाएगा। भर प्लस न भरण और मर प्लस न मरण। अभी एक नियम और रहता है इसका व्यंजन संधि का, कि श का इस स का श संबंधी नियम। यदि स से पहले, यदि इधर आपका है स से पहले, यानी कि आपका इधर श है और इससे पहले ए और आ से, यानी कि ए और आ से भिन्न स्वर ये नहीं होने चाहिए, इनसे कोई भी भिन्न स्वर इधर है, तो श का क्या हो जाता है श हो जाता है। यानी कि इधर ए और आ को छोड़कर चाहे कोई ई हो चाहे ऊ हो, चाहे इधर कोई सा भी आपका स्वर हो, यहाँ पर ए और आ नहीं होना चाहिए, तो श आपका श षटकोण वाले श में बदल जाएगा। जैसे कि अभी प्लस शेक, आपने देखा अभी प्लस शेक, तो क्या है इधर ये श आया हुआ है। ठीक है, अभी सॉरी सॉरी अभी प्लस, अभी प्लस सेक। आप अभिषेक का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अभी प्लस सेक, और ये श है आपका इस श में बदल जाएगा, क्योंकि इधर आपका ए और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आया हुआ है, यानी कि आपका छोटी ई आई हुई है, तो ये हो जाएगा आपका अभी, और ये शेक, ये आपका बन जाएगा अभिषेक। आपको अगर ये शब्द आपके पास पेपर में आता है तो आपको देखना है कि ये श है और श से पहले ए और आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आया हुआ है, तो ये किसमें इसे संधि विच्छेद करे तोड़ेंगे तो ये श आपका इस श में बदल जाएगा और आपका हो जाएगा अभिषेक। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आती है हमारी विसर्ग संधि। बहुत ही आसान है, विसर्ग संधि में कोई खास आपका टाइम लगने वाला नहीं है, छोटी सी संधि है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, यानी कि इधर आपका विसर्ग हो और इधर आपका चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, यानी कि विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। विसर्ग का ओ कब हो जाता है, विसर्ग का ओ होना, सबसे पहला ही नियम है कि जो विसर्ग है ये हमारा ओ में कब बदल जाता है। देखते हैं, विसर्ग से पहले यदि ए हो और बाद में ए अथवा वर्ग का तीसरा, क्या कह रहा है, विसर्ग का ओ होना कब होता है, विसर्ग से पहले यदि ए हो, यानी कि विसर्ग के बाद ए हो और बाद में ए अथवा वर्ग का तीसरा, जैसे कि मैं आपके पास एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, यशय प्लस गान, यशय प्लस गान, ये एक हमारे पास संधि विच्छेद है। तो ये गय है, ये क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले ये आपका विसर्ग है और विसर्ग से पहले यदि ए हो, यदि यानी यहाँ पर आपका ए ही है। ठीक है, विसर्ग से पहले ये ए है, ए हो और बाद में ए अथवा इधर चाहे, देखो क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास शब्द है यशय प्लस गान। ठीक है, गान, तो क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले, यानी कि इस विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद चाहे तो ए हो अथवा वर्ग का कोई तीसरा वर्ण हो अथवा चौथा वर्ण हो अथवा पांचवा वर्ण, या फिर आपका ये रे ले वे हो आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, जो आपका विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले आपका ए ही होना चाहिए, यहाँ पर ए ही होना चाहिए, और विसर्ग के बाद आपके ए हो चाहे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, चाहे आपके ये रे लय हो अंतस्थ व्यंजन हो, तो विसर्ग का आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
आप यहाँ पर देख रहे हैं ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद ग यानी कि तीसरा वर्ण आ गया। और आप देख रहे हैं कि यश है जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले यहाँ पर ए है, तो आप देखेंगे कि विसर्ग का ओ हो जाएगा। ऐसे ही सरय सरय प्लस जय है आपका, और यहाँ पर आपके विसर्ग हैं। आप देख रहे हैं च छ जय, ये भी तीसरा वर्ण आया हुआ है इधर, और यहाँ विसर्ग से पहले आपका ए ही स्वर है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का आपका ओ हो जाएगा और ये अक्षर जो है आपका सरोज बन जाएगा। उसी प्रकार से आप और देख ले, मनय प्लस विकार मनोविकार, मनय प्लस भाव मनोभाव, मनय प्लस हर मनोहर, और वे प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। ठीक है, अगली जो है विसर्ग संधि का अगला जो नियम हमारे पास आता है, विसर्ग का रे होना। आपके विसर्ग का रे कब हो जाएगा, विसर्ग का रे होना यदि विसर्ग से पहले, यानी कि ये विसर्ग है आपका, मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहाँ पर, यानी कि विसर्ग से पहले ये आपका विसर्ग है, और विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यानी कि आपका ए और आ नहीं होने चाहिए। विसर्ग से पहले यहाँ पर ए और आ को छोड़कर चाहे नी हो, चाहे ऊ हो, चाहे आपका कोई भी स्वर हो, और इधर आपका कोई अन्य स्वर हो, और आगे का तीसरा या आपका चौथा वर्ण, या फिर आपका पांचवा वर्ण, या फिर आपका वही ये रे ले वे हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपका क्या कह रहा है ये। जैसे कि हमारे पास एक शब्द है नी प्लस आशा, आप इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर होना चाहिए, यानी कि इधर आपका ए और आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग से पहले क्या हो सकता है, आपका कोई भी आपकी ई हो सकती है, ऊ हो सकता है, यानी कि कोई भी आपका भिन्न स्वर। तो क्या कह रहा है कि नी प्लस आशा, ठीक है, और इधर आपका स्वर हो ए, इधर आपका आपका तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, फिर यह आपका अंतस्थ लय हो, तो क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग का रे हो जाएगा। देख ले, नी प्लस आशा, तो नी विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा, और नी रा, ठीक है, और ये आ की मात्रा यहाँ लग जाएगी आपकी, और आशा, ठीक है। निराशा आपको लिखकर बताती हूँ मैं, नी प्लस आशा, विसर्ग का आपने रे में कन्वर्ट कर दिया, रे आपका ये है, और नी आ जाएगा आपका इधर, और आ जो है इधर आपका आ है, और फिर है शा, तो ये आ जो है आपके रा को पूरा कर देगा और बन जाएगा आपका निराशा। ठीक है, इस तरीके से एक बार क्या हुआ, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हुआ, उसके बाद विसर्ग हमारा रे में परिवर्तित हुआ, और विसर्ग का श कब हो जाएगा, विसर्ग का स कब हो जाएगा, जब विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो, यानी कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, जैसे कि हमारा ये है नी प्लस चल है, तो आपने देखा कि ये विसर्ग है, और विसर्ग से पहले हमारे पास स्वर है, यानी कि ई छोटा ई है हमारे पास, यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई भी स्वर हो, तो और बाद में च या छ हो, यानी कि यहाँ पर च है, च की जगह क्या हो सकता है, छ भी हो सकता है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। इस विसर्ग को ये किस में बदल जाएगा, आपका श में बदल जाएगा। यानी कि क्या कहा है आपको कि विसर्ग के बाद चाहे च हो चाहे आपका छ हो, क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है वो आपका इस वाले तालव्य श में बदल जाएगा। एग्जाम्पल है नी प्लस चल है आपके पास, नी 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 प्लस चल, आपके पास मान लो पेपर में ये शब्द आ गया, आपने देखा कि इधर च है और इधर क्या च हो चाहे छ हो, और इधर आपका विसर्ग है, और विसर्ग से पहले कोई भी ए और आ से भिन्न कोई स्वर है, तो विसर्ग आपका किस में बदल जाएगा, तालव्य श में बदल जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा निश्चल। ठीक है, ऐसे ही दु प्लस चरित्र आपका दुश्चरित हो जाएगा। फिर है आपका विसर्ग का स होना, अब
विसर्ग संधि का हमारा अगला नियम है दोस्तों, विसर्ग का स होना। विसर्ग का स होना, आपने देखा होगा कि इससे पहले वाले में हमने विसर्ग का श बनाया था, तालव्य श, फिर विसर्ग का हमने रै बनाया और फिर विसर्ग का हमने यो बनाया। अभी तक ये 3 नियम हमने पढ़े हैं। एक बार कहा कि विसर्ग का ओ हो जाता है, और एक बार बताया कि विसर्ग का रै हो जाता है, और एक बार बताया कि विसर्ग का श हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि विसर्ग का स होना। विसर्ग के बाद यदि तय या स हो, यानी कि इधर विसर्ग हो और विसर्ग के बाद यदि तय हो या फिर स हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, स ही हो जाता है। ये दंती स हो जाता है, विसर्ग का ये वाला स हो जाता है। तो देख लेते हैं कैसे। इसका एक उदाहरण है, नी प्लस संतान। नी और संतान, नी प्लस संतान, ठीक है। अब आपने देखा कि इधर विसर्ग है और विसर्ग के बाद आपको दंती स दिखाई दे रहा है, तो विसर्ग का भी क्या हो जाएगा, ये वाला दंती आधा स हो जाएगा। लिखेंगे कैसे इसको, नी, विसर्ग की जगह आप क्या लिख देंगे, आधा स, और निसंतान, नी, फिर ये आपका पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे आ जाएगा, नि संतान, ठीक है। तो विसर्ग के ये श बना। अब विसर्ग के ये तीनों स बन रहे हैं। ए विसर्ग संधि में आपको यही ध्यान रखना है कि एक बार तो विसर्ग का रै बनता है, एक बार विसर्ग का ओ बनता है, और विसर्ग का तीनों स बनते हैं। स, तीनों स आपके जो दंती स हैं, तालव्य स है, ठीक है, और ये वाला स, तो ये तीनों स बनते हैं। इसके अलावा और विसर्ग संधि में कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मूर्धन्य श कब बनता है। इसके बाद देखो, विसर्ग के बाद स होगा या तय होगा। जैसे नमः प्लस तय, नमः प्लस ते, अगर तय होता है तो भी स ही बनता है। जैसे ये आपको दे रखा है कि मनय प्लस ताप, अगर आपने देखा कि विसर्ग के बाद तय आ रहा है तो भी आपका स ही बनेगा, ये वाला स ही लगेगा विसर्ग की जगह। तो ये हो जाएगा मनय, विसर्ग का स, और ये ताप, मनस्ताप, ठीक है। इस तरीके से आपके शब्द बन जाएंगे। अब अगला हमारे पास है विसर्ग का स होना, श होना। श, विसर्ग से पहले ई उ और बाद में, यानी कि विसर्ग से पहले या तो ई या उ हो और फिर क्या हो, आपका विसर्ग हो, और इधर बाद में चाहे आपका क, ख, या फिर आपका ट, ठ, या फिर आपका प या फ में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का मूर्धन्य या आपका श बन जाता है। ये वाला श, षटकोण वाला श बन जाता है। देखते हैं कैसे। जैसे आपके पास है नी प्लस कलंक, नी प्लस कलंक, तो आपने देखा कि विसर्ग और विसर्ग के बाद आपको क्या दिख रहा है क, तो आपको पता है कि विसर्ग का क्या बन जाएगा, श। नी और विसर्ग का हो जाएगा श, और फिर कलंक, ये आपका एज इट इज आ जाएगा, तो बन गया निष्कलंक। ऐसे ही आपका दू प्लस प्र करती, ठीक है। जैसे इसने पै भी कहा है, इसने फै भी कहा है। अगर विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का आपका श हो जाएगा। जैसे चतु प्लस पाद, चतुष्पाद, नी प्लस कपट, निष्कपट, दो प्लस कर, दुष्कर। तो इस तरीके से आप इनका देखेंगे। अब एक और नियम है कि विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि विसर्ग हट जाता है यदि विसर्ग से पहले ए, आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो। यानी कि ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले आपका चाहे तो ए हो चाहे आ हो, और उसके बाद इनसे कोई भी भिन्न स्वर हो। किन से भिन्न स्वर, यानी कि ए और आ से कोई भी भिन्न स्वर हो, तो ये विसर्ग का क्या हो जाता है, यहाँ पर लोप हो जाता है, यानी कि विसर्ग हमारा खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, छिप जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखेंगे। और जैसे कि अतः एक शब्द है, अतः प्लस एव, तो आपने क्या देखा कि कोई भी ए और आ के यदि विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या है हमारा, ए स्वर है, ए स्वर है। अगर विसर्ग से पहले ए स्वर है और बाद में कोई इससे भिन्न स्वर आए, यानी कि ये दोनों स्वर ही आए हुए हैं,
तो वहाँ पर ये विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और आपका सीधा लिखा जाएगा अतः प्लस जो एव है आपका वो लिखा जाएगा अतएव। जो ये आपका विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नियम है, विसर्ग के बाद रै हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और स्वर दीर्घ हो जाता है। देखना, जैसे कि आपका क्या कहा इसने कि नी प्लस रस है हमारे पास, इन्होंने क्या कहा कि विसर्ग के बाद रै है, ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या है, रै है, तो हमारे विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो स्वर है हमारा ये दीर्घ हो जाएगा। अब देखना, न हमारी छोटी ई की मात्रा है, इसे हम बड़ी कर देंगे, स्वर को हमने दीर्घ कर दिया और विसर्ग का हमने लोप कर दिया और रस को हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा नीरस। ठीक इसी प्रकार से हमारा नीरव है नीरव, तो इसको कैसे करेंगे आप, विसर्ग का देखना, विसर्ग के बाद रै है तो ये जो स्वर है हमारा दीर्घ हो जाएगा, तो इसे दीर्घ कर देंगे, विसर्ग का लोप हो जाएगा और बन जाएगा आपका नीरव। एक और है विसर्ग यथारूप, यानी कि विसर्ग आपका ऐसे की ऐसे रहता है, ना हटता है ना परिवर्तित होता है, वहीं की वहीं लगा रहता है। विसर्ग के आगे क पै में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग यथारूप रहता है। जैसे अंतः प्लस करण, अंतः 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 प्लस करण। आपने देखा कि विसर्ग के बाद क आया हुआ है, अगर विसर्ग के बाद अगर पै होता तो भी आपका ये विसर्ग ऐसे की ऐसे रहेगा, यथारूप में ही रहेगा। तो इसका बन जाएगा आपका जो अंतःकरण है, इसका बन जाएगा जैसे कि आपका ये दिया हुआ है अंतः प्लस करण। तो आपने देखा कि विसर्ग के बाद क है तो आपका ये ऐसे के ऐसे अंतः, और इसको पास पास हम लिख देंगे अंतःकरण। तो ये थी आपकी विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि की एक और शॉर्ट में आपको ट्रिक बता देती हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। विसर्ग के अंदर जो आपकी विसर्ग संधि है उसमें एक इधर सार्थक शब्द मिलता है और एक इधर सार्थक शब्द मिलेगा, और इधर आपको बीच में क्या मिलेगा, इधर सार्थक शब्द के साथ आपको क्या मिलेगा, एक विसर्ग मिलेगा। तो जो सार्थक शब्द हैं वो आपके एज इट इज़ रहते हैं, और जो बीच में विसर्ग है कभी तो वो ओ में बदलता है, कभी री में रै में बदलता है, फिर तीनों श में बदलता है, और यही मैंने आपको बताया था। इसमें सार्थक शब्द रहते हैं, जैसे कि आपको तपोभूमि है तो इसमें से एक सार्थक शब्द निकाल लेते हैं, जैसे तपय, और इधर से निकल जाएगा सार्थक शब्द भूमि, और बीच में बच गया आपका विसर्ग। तो ये आपकी क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक ऐसे ही आपने देखा, यहाँ पर ये उदाहरण दे रखा है, नी आपका पूरा निकाल लिया और कपट इधर से पूरा शब्द निकाल लिया, और बीच में ये क्या बच गया, इस यहाँ पर शय, तो विसर्ग की जगह ये शय में बदला था, ये विसर्ग की जगह ओ में बदला था। ठीक इसी प्रकार से ये शॉर्ट ट्रिक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसे डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये विसर्ग संधि की ही ट्रिक थी, ये कहते हैं ना ट्रिक से आपको जल्दी याद होता है, तो ये विसर्ग संधि की ट्रिक थी, आप इसे देख सकते हैं। विसर्ग में और कुछ नहीं है, सिर्फ इन 4-5 अक्षरों का खेल है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं PDF डाल देती हूँ, और अगर आपको जो भी नोट्स चाहिए आप वहाँ पर बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।